आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। हमारा जो चैप्टर थर्ड है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स के अंदर जो भी आपकी इनकम होती है उसको 5 हेड्स के अंदर कैटेगराइज करना होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड्स में आपकी जितनी भी इनकम होगी उसको आप कैटेगराइज करते हैं। आज हम अपना हेड इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि फर्स्ट हेड है वो स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं बात करूं इस हेड के अंदर हमें जो सीखने को मिलेगा कि कौन सी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी कब टैक्सेबल होती है, कैसे टैक्सेबल होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो सभी जो है हम सीखने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ डिडक्शंस होती हैं। कुछ डिडक्शंस आपकी सेक्शन 80C से लेकर 80U में दी गई है और उसके अलावा कुछ डिडक्शंस आपकी जो आपके हेड्स ऑफ इनकम है उनके अंदर भी दी गई है। तो जो स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं जो आपको उसी हेड के अंदर मिलती है तो वो हम देखेंगे कि सैलरी हेड में कौन कौन सी डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते हैं। ये वो डिडक्शंस होंगी जो सेक्शन 80C टू 80U के अलावा होंगी। उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ सैलरी कि सैलरी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे, बेसिकली कौन कौन सी अमाउंट्स जो है सैलरी के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे इनकम टैक्स के अंदर ही कुछ स्पेसिफिक पेमेंट की जाती है जिनको अलाउंसेस कहते हैं। उन अलाउंसेस की क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी। एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो बेसिकली मॉनेटरी टर्म में नहीं होते, उनको कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो ऐसे में उन फैसिलिटीज की भी कुछ वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, कुछ बेनिफिट्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और वो जो है एज ए परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। और उसके अलावा कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी एम्प्लॉय को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आपने देखा होगा पेंशन है, ग्रेजुटी है, प्रोविडेंट फंड है। तो ये सभी जो रिटायरमेंट बेनिफिट है ये अगर एम्प्लॉय को रिसीव होते हैं तो इनकी क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर। तो सबसे पहली बात जो आती है कि टैक्सेबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक एक्ट के अंदर, कानून के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो जैसे ही हिट होता है, दैट मींस जैसे ही वो सेक्शन किसी पर अप्लाई होता है तो जो चार्जेबिलिटी है वो अराइज हो जाती है। तो हमने देखा था इनकम टैक्स के रिगार्डिंग सेक्शन 4 हमें बताता है कि जो है इनकम टैक्स किस व्यक्ति को पे करना है, कब पे करना है। तो इसी तरह जब हम 5 हेड्स को डिस्कस करेंगे तो 5 हेड्स में भी हर हेड के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन है जो यह बताता है कोई भी इनकम उस हेड के अंदर कैसे टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर सेक्शन 15 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 15 जो है चार्जिंग सेक्शन है इनकम अंडर द हेड सैलरीज के लिए। हम सैलरी के रिगार्डिंग 3 सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 15 प्लस सेक्शन 16 प्लस सेक्शन 17। ये तीनों ही सेक्शन जो है आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा हम एक और सेक्शन, सेक्शन 10 जो है डिस्कस करेंगे फॉर द वेरियस एग्जम्पशंस। जो एग्जम्पशंस हमें मिलेगी इन केस ऑफ सैलरीज वो जो है रेलिवेंट पार्ट हम सेक्शन 10 का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर मैं सैलरी हेड की बात करूं तो चार्जेबिलिटी आपको सेक्शन 15 में बताई गई है। सेक्शन 16 में हमें बताई गई है डिडक्शंस कि आपको सैलरी हेड में कौन कौन सी डिडक्शंस मिलेंगी। और उसके बाद सेक्शन 17 में बताया गया है कि सैलरी के अंदर कौन कौन सी अमाउंट्स इंक्लूड की जाएंगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे जिनको सैलरी माना जाएगा। और जब हम इन तीनों ही सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं तो हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरी जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 जो बात करता है चार्जिंग सेक्शन की। चार्जिंग सेक्शन को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बातें
सैलरीज के रिगार्डिंग, ताकि हम अपने इस चैप्टर को और अच्छे से डिस्कस कर पाए। तो अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो आपने देखा होगा एक एम्प्लॉय होता है और एक एम्प्लॉयर होता है। और यह जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इन सर्विसेज के बदले जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट पे करता है, और इसको कहा जाता है सैलरी। लेकिन अगर देखा जाए, हो सकता है कि एक प्रोफेशनल है, वो भी किसी व्यक्ति को सर्विस प्रोवाइड करता है, और उस व्यक्ति के द्वारा उस प्रोफेशनल को भी कुछ पेमेंट की जाती है। तो क्या यह भी एक सैलरी मानी जाएगी? तो अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो सैलरी के रिगार्डिंग आप देखेंगे कि जो सबसे मेन बात है, जो सबसे बेसिक नेसेसिटी है सैलरी के लिए, कि जो व्यक्ति अमाउंट रिसीव कर रहा है और जो व्यक्ति अमाउंट पे कर रहा है, अगर उन दोनों के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो ऐसे में जो अमाउंट एम्प्लॉय को रिसीव होगी वो सैलरी मानी जाएगी। और अगर उन दोनों व्यक्तियों के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसे में वो जो अमाउंट है वो सैलरी नहीं मानी जाएगी इन दी हैंड ऑफ रेसिपिएंट। तो अगर मैं बात करूं एक प्रोफेशनल की, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी व्यक्ति को और उसके बदले उसको कुछ अमाउंट पे की जाती है, तो यह सैलरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है प्रोफेशनल के द्वारा, ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में पे की गई है, और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। दैट मीन्स एक व्यक्ति के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की गई और उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा अमाउंट पे की गई। अब एक और बात आती है कि सर यह कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं? तो ऐसे में बेसिकली आप सबको पता है, अगर जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, तो वहां पर जो कंट्रोल है वो हमेशा एम्प्लॉयर के हैंड में होगा। हमेशा जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रोल करता है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉयर के डायरेक्शंस पर, एम्प्लॉयर की गाइडलाइंस पर जो एम्प्लॉय है वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है। जबकि जहां पर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है, वहां पर किसी भी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है। हालांकि जो प्रोफेशनल होता है, जो कोई भी व्यक्ति जो प्रिंसिपल की कैपेसिटी में काम कर रहा है, उसका बेसिकली जो पर्पस है वो उस सर्विस को प्रोवाइड करना होता है। उसके लिए कोई कंट्रोल जो है वो नहीं होता है दूसरे व्यक्ति के हाथ में। और जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, वहां पर आप देखेंगे एक फिक्स मंथली पेमेंट की जाती है, जबकि प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल जहां पर रिलेशनशिप होता है, वहां पर ये चीज आपको कम देखने को मिलेगी। जो मंथली पेमेंट है या फिर फिक्स पेमेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको केस टू केस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स यह चेक करना होता है कि जो व्यक्ति है वो और जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या फिर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो यह अमाउंट जो है इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगी इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयर जो है उस सैलरी को जो वह पे करता है एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम करता है। जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को टैक्स डिस्कस करेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि एम्प्लॉयर जो बिजनेस रन कर रहा है उसमें वो जो सैलरी पे करता है, वो जो वेजेस पे करता है, वो एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर उसको अलाउ किया जाता है।
तो यहाँ पर एम्प्लॉय के हैंड्स में वह इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगी, और एम्प्लॉयर के हैंड में यह जो एक्सपेंस है वह एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम करेगा। और अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसके लिए भी यह इनकम या तो बिजनेस या प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी या फिर अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। और जबकि जो व्यक्ति है पेमेंट कर रहा है, अगर वह बिजनेस के रिगार्डिंग पेमेंट कर रहा है तो एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर इस पेमेंट को क्लेम कर सकता है। जनरल प्रैक्टिस के अंदर आपको ये सब फैक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। आप सबको पता है कोई भी व्यक्ति होगा उसके पास फॉर्म 16 होगा, फॉर्म 16 के बेस पर यह पता लगाया जाएगा कि उसको कितनी सैलरी रिसीव हुई है, और अकॉर्डिंगली आप जो है इनकम अंडर द हेड सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं चार्जिंग सेक्शन की, तो चार्जिंग सेक्शन जो आपका सेक्शन 15 है, यह तभी एप्लीकेबल होगा जब किसी भी व्यक्ति के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा। उसके बाद यहां पर कहा गया कि द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरीज। कौन सी इनकम, जो नीचे बताई गई इनकम है, वो आपकी जो है इनकम अंडर द हेड सैलरीज जो है टैक्सेबल होगी। अब यहां पर जो बात बताई गई है उसके रिगार्डिंग कहा गया है कि जो एम्प्लॉय है जिसको सैलरी रिसीव होती है, अगर सैलरी ड्यू हो चुकी है, सैलरी ड्यू हो चुकी है बट नॉट रिसीव, पर रिसीव नहीं हुई है, तो ऐसे में यह सैलरी भी इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगी। तो इसका मतलब अगर एक बार एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी है और जो सैलरी है वह ड्यू हो चुकी है, लेकिन अभी एम्प्लॉयर ने पे नहीं की है, एम्प्लॉय को रिसीव नहीं हुई है, तो भी यह सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। और दूसरी बात कही, रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। अगर रिसीव हो गई है लेकिन ड्यू नहीं हुई है, दैट मीन्स एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी रिसीव हुई, उसने एडवांस में अपनी सैलरी रिसीव की, लेकिन अभी तक जो सर्विसेज है वो रेंडर नहीं की है, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, तो ऐसे में ये भी जो अमाउंट है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगी। तो इसका मतलब एक एम्प्लॉय के हैंड्स में अगर उसने सैलरी रिसीव कर ली है तो भी वो टैक्सेबल होगी, और अगर उसने रिसीव नहीं की है लेकिन ड्यू हो चुकी है तो भी वो टैक्सेबल होगी। Any salary due from an employer or a former employer, that means previous employer, आपने किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पर जॉब की और आपने वहां से जॉब छोड़ दी, जॉब स्विच कर ली और नए एम्प्लॉयर के पास आ गए, तो ऐसे में जो आप न्यू एम्प्लॉयर से सैलरी लेंगे वो भी टैक्सेबल होगी, और प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपने जो सैलरी रिसीव की है वो भी टैक्सेबल होगी। टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नो। तो अगर एक बार सैलरी ड्यू हो चुकी है, एम्प्लॉय ने सर्विसेज रेंडर कर दी है और सैलरी रिसीव नहीं हुई है, तो भी वो टैक्सेबल होगी। तो इसका मतलब अगर कोई सैलरी ड्यू हुई और आपने रिसीव कर ली, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो टैक्सेबल है ही है। लेकिन अगर कोई सैलरी ड्यू हो गई थी लेकिन आपने रिसीव नहीं की, वो भी टैक्सेबल है, उस पर भी आपको टैक्स पे करना होगा। उसके अलावा अगर कोई सैलरी पेड और अलाउड टू हिम, अगर उसको कोई सैलरी पे की गई है, अलाउ की गई है, किसको, एम्प्लॉय को, इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर, दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकेम ड्यू टू हिम। मतलब पेमेंट कर दी गई है लेकिन अभी ड्यू नहीं हुई है, ड्यू होने से पहले पेमेंट हो चुकी है, तो ऐसे में एम्प्लॉय ने जो यह अमाउंट रिसीव की वो भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, उस पर टैक्स पे करना होगा। तो सिंपल सा ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो एम्प्लॉइज के हैंड में ड्यू और रिसिप्ट, इन दोनों में से जो भी पहले हो गया, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले हो गया तो वो क्या है, टैक्सेबल सैलरी मानी जाएगी, उस पर टैक्स पे करना हो।
तो मान लीजिए आपने क्या किया, अप्रैल टू मार्च सैलरी रिसीव की 4,80,000 रुपए, और आपने क्या किया, मार्च में ही एडवांस सैलरी और रिसीव की 40,000 रुपीज की, जो आपकी अप्रैल मंथ में आपको रिसीव होनी थी। ये मान लीजिए अप्रैल 22 मार्च 21 की सैलरी है, और यहां पर आपने क्या किया, अप्रैल 21 की सैलरी भी मार्च में ही रिसीव कर ली, तो आपकी सैलरी इनकम मानी जाएगी 5,20,000 रुपए। तो ध्यान रखें, अगर एडवांस सैलरी भी आप रिसीव करते हैं जो ड्यू नहीं हुई है, तो वो भी टैक्सेबल होगी, उस पर भी टैक्स पे करना होगा। और मान लीजिए प्रीवियस ईयर्स का कोई एरियर रिसीव हुआ, मिस्टर एक्स है, एक एम्प्लॉय है, और मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इनकी सैलरी थी 60,000 रुपीज पर मंथ इन फाइनेंशियल ईयर 1920। तो इन्होंने क्या किया, असेसमेंट ईयर 2021 में जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, तो इन्होंने 60,000 इंटू 12 मंथ्स 7,20,000 रुपीज की जो सैलरी इनकम है वो डिक्लेयर की, और अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स लायबिलिटी थी वो डिस्चार्ज की। लेकिन हुआ क्या, फाइनेंशियल ईयर 2021 में यह जो सैलरी है 70,000 रुपीज पर मंथ कर दी गई, और ये कहा गया कि 1920 की भी जो सैलरी होगी वो 70,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की जाएगी। दैट मींस सैलरी बढ़ा दी गई विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर कोई भी जो है इफेक्ट बैक डेट से लिया जाए, पिछली किसी तिथि से लिया जाए, डेट से लिया जाए, तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। और आगे आने वाली किसी डेट से किसी भी प्रोविजन को इफेक्ट दिया जाए, उसको प्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मींस जो डिफरेंस है 10,000 रुपीज पर मंथ का, वो पे किया जाएगा 2021 में। तो इसका मतलब 2021 की सैलरी हो जाती है 70,000 इंटू 12, 8,40,000 रुपीज, प्लस 10,000 जो प्रीवियस ईयर में आपको कम दिए गए 1,20,000 12 महीने के लिए। तो यहाँ पर सैलरी इनकम मानी जाएगी 9,60,000 रुपीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, दैट मींस असेसमेंट ईयर 21-22। तो तीसरे क्लोज में यही बात बताई गई, एनी एरियर्स ऑफ सैलरी, अगर कोई सैलरी का एरियर्स है पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको दिया गया है, by or on behalf of an employer or a former employer if not charged to income tax for any earlier previous year। अगर पिछले सालों में उस पर टैक्स पे नहीं किया गया तो आप क्या करेंगे, करंट प्रीवियस ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे करेंगे। क्योंकि 1920 में सैलरी इनकम थी ही 60,000 रुपीज, तो ऐसे में आपने जो सैलरी डिक्लेयर की वो की 7,20,000, वहां पर 10,000 रुपए की कोई बात ही नहीं थी। सैलरी इंक्रीज की गई इन द नेक्स्ट ईयर 2021, और इंक्रीज की गई फ्रॉम द लास्ट ईयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में जनरली ऐसा होता है, तो वहां पर जो है एरियर ऑफ सैलरी भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, जिस साल में वो रिसीव होगा। हालांकि यहाँ पर रिबेट अलाउ की जाती है आपको, रिबेट अंडर सेक्शन 89, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। उसके बाद यहां पर कहा गया कि अगर मान लीजिए एक बार आपकी सैलरी एडवांस बेसिस पर टैक्सेबल हो गई, आपकी सैलरी जो है वो एडवांस बेसिस पर टैक्सेबल हो गई, तो क्या जब वो ड्यू होगी तो उस पर फिर से टैक्स देना होगा? द आंसर इज नो। सिमिलरली अगर आपकी कोई सैलरी ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो गई, तो क्या जब वो रिसीव होगी तो उस पर फिर से टैक्स देना होगा? द आंसर इज नो। तो दैट मींस टैक्सेबिलिटी सिर्फ एक बार ही अराइज होगी, आइदर ऑन एडवांस बेसिस और ड्यू बेसिस। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई और यहाँ पर क्लियर किया गया, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स
it is hereby declared that where any salary paid in advance is included in the total income of any person for any previous year, it shall not be included again in the total income of the person when the salary becomes due. तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि 40,000 रुपीज की जो एडवांस सैलरी है अप्रैल 21 के लिए, ये टैक्सेबल हो गई जो है फाइनेंशियल ईयर 2021, दैट मींस असेसमेंट ईयर 21-22। तो क्या जब अप्रैल में यह सैलरी रिसीव होगी और अप्रैल 21 टू मार्च 22 के लिए जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या फिर से यह सैलरी टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि आप ऑलरेडी 40,000 रुपीज पर टैक्स पे कर चुके हैं इन दी असेसमेंट ईयर 21-22। तो ऐसे में 22-23 में जब आप ITR फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे फॉर द अप्रैल 21 टू मार्च 22, तो उस समय आप इस पर टैक्स पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी गई। उसके अलावा यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन रखी गई, एक्सप्लेनेशन 2, एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन by whatever name called due to or received by a partner of a firm from the firm shall not be regarded as salary for the purpose of this section। तो इसका मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है तो वो सैलरी इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी इन हैंड्स ऑफ पार्टनर। फर्म से जो पार्टनर को सैलरी मिलेगी वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। पीजीबीपी हेड में हम उसको टैक्सेबल करेंगे, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो फर्म के द्वारा, कौन सी फर्म? पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनर को कोई भी सैलरी दी जाएगी, तो पार्टनर को कोई भी सैलरी दी जाएगी तो वो टैक्सेबल होगी बिजनेस या प्रोफेशन हेड में इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर। ऐसा किस लिए? मैंने अगेन आपको बताया था कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहां पर कौन है? फर्म। और जो एम्प्लॉई है, अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप ना हो तो वो जो है सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। जो फर्म है और जो पार्टनर है वहां पर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का रिलेशन होता है, वहां पर जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं होता। इस वजह से फर्म जो है पार्टनर को पे करती है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल ना होके बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। जब हम सेक्शन 28 को रीड करेंगे बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंदर, जो कि चार्जिंग सेक्शन है बिजनेस और प्रोफेशन हेड का, वहां पर हम देखेंगे सेक्शन 28 में फर्म के द्वारा पार्टनर्स को जो सैलरी दी जाती है वो बिजनेस या प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी, बताया गया है। और सिमिलरली यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन रखी गई है कि फर्म जो पार्टनर्स को पे करेगी, चाहे वो सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, रेम्यूनरेशन है, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से पेमेंट की जाए, वो जो है इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिजनेस या प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ ए पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म के द्वारा कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, कोई भी पेमेंट अगर की जाती है। तो सेक्शन 15 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो चार्जिंग सेक्शन की बात करता है। और यहाँ से हमें 2-3 बातें सीखने को मिली कि सैलरी ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर टैक्सेबल होती है। और अगर पिछले सालों का कोई भी एरियर है जहां पर जो सैलरी टैक्सेबल नहीं हो पाई और वो करंट प्रीवियस ईयर के अंदर आपको रिसीव होती है, तो उस पर भी आपको करंट प्रीवियस ईयर के अंदर टैक्स देना होगा। और अगर आपने एक बार ड्यू बेसिस पर टैक्स दे दिया तो जब आप उस सैलरी को रिसीव करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा। और जब आपने रिसिप्ट बेसिस पर टैक्स दे दिया एडवांस सैलरी पर, तो जब वो ड्यू होगी तो उस पर टैक्स पे नहीं करना होगा। उसके बाद बात आती है सेक्शन 16 जो बात करता है डिडक्शंस की। तो एक बार जब हमें पता लग गया कि हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी इनकम है, उसमें से हमें कुछ सर्टेन डिडक्शंस अलाउ की जाती है। वो डिडक्शंस हमें सेक्शन 16 में बताई गई है।
बेसिकली 3 डिडक्शंस है जिनको हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 17 में हमें बताया गया है कि सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो पहले हम एक बार डिडक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय, तो वहां पर वो टैक्सेबल तभी होगी जब जिसके द्वारा पेमेंट की गई है, जिस व्यक्ति ने पेमेंट की है और जिस व्यक्ति ने पेमेंट रिसीव की है, उन दोनों के बीच क्या हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो वो इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। तो वो इनकम अंडर द हेड बिजनेस या प्रोफेशन टैक्सेबल हो सकती है, या फिर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल हो सकती है। एक एग्जांपल यहाँ पर और दिया गया है, मान लीजिए कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है और वो किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ जो है एम्प्लॉयड है और उस प्रोडक्शन हाउस के द्वारा उसको कुछ मंथली पेमेंट की जाती है, तो ऐसे में ये इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगी। अगर जो प्रोफेशनल है, जो एक्ट्रेस है, वो उस प्रोडक्शन हाउस के कंट्रोल में है और उनकी गाइडलाइंस और उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही उसको काम करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए उस एक्ट्रेस के द्वारा किसी और प्रोडक्शंस के लिए और प्रोड्यूसर्स के लिए काम किया जाता है और वहां से कोई अमाउंट रिसीव होती है, तो ऐसे में वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, वो होगी बिजनेस या प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी होगी, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो बिजनेस या प्रोफेशन हेड या फिर अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबिलिटी होगी। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर, फोरगोइंग ऑफ सैलरी वर्सेस सरेंडर ऑफ सैलरी। प्रैक्टिकली लाइफ में आप सबको ये कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर कहा गया है कि फोरगोइंग ऑफ सैलरी, फोरगोइंग मींस सैलरी छोड़ देना, आपने जो है सैलरी छोड़ दी। फॉर एग्जांपल आपने किसी के पास जॉब की और वहां पर आपको 60,000 इंटू 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग 7,20,000 रुपीज की पेमेंट की जानी थी, लेकिन हुआ क्या, एम्प्लॉयर ने जो लास्ट मंथ सैलरी है वो आपको पे नहीं की, उन्होंने आपको पे किए 6,60,000 रुपीज और 72,000 रुपीज आपको पे नहीं किए, और आपने क्या किया, इसको फोरगो कर दिया, मींस छोड़ दिया। तो क्या ऐसे में आपको टैक्स देना होगा 6,60,000 रुपए पर या 7,20,000 रुपए पर? तो आंसर इज 7,20,000 रुपीज पर आपको टैक्स पे करना होगा। यहां पर साफ साफ कहा गया है, वंस सैलरी अक्रूज द सब्सिक्वेंट वेवर बाय द एम्प्लॉय डज नॉट एब्सॉल्व हिम फ्रॉम लायबिलिटी टू पे इनकम टैक्स। तो अगर एक बार सैलरी ड्यू हो चुकी है वो टैक्सेबल होगी, भले ही आपने उसको रिसीव किया या नहीं किया, भले ही आपने उसको फोरगो कर दिया। सच वेवर इज ओनली एन एप्लीकेशन एंड हेंस चार्जेबल टू टैक्स। तो जो यह वेवर है यह क्या माना जाएगा, आपने उसको पर्सनली जो है एप्लीकेशन मतलब कंज्यूम किया है, पर्सनली यूज किया है, उसमें इनकम टैक्स के रिगार्डिंग आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। और एक कॉन्सेप्ट है सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई वॉलंटरी सरेंडर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, तो ऐसे में वो एग्जम्प्ट है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। इट मींस मान लीजिए मिस्टर एक्स है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और इनकी सैलरी थी 60,000 इंटू 12, 7,20,000 रुपए, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक महीने की सैलरी सरेंडर कर दी और इनको पेमेंट की गई 660 और जो बैलेंस है वो इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ऐसे में इनको कौन सी अमाउंट पर टैक्स देना होगा, द आंसर इज 660। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय है जिसने वॉलंटरी सरेंडर्स के तहत जो है सैलरी को सरेंडर किया है, तो ऐसे में वो टैक्स फ्री होगी, उस पर टैक्स नहीं देना होगा। However, if an employee surrenders his salary to the central government under Section 2 of the Voluntary Surrenders of Salaries Act 1961, the salary so surrendered would be exempt while computing his taxable income. तो एक कानून है Voluntary Surrenders of Salaries Exemption from Taxation Act 1961, अगर उसके तहत सरेंडर की गई है
तो वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। हाँ, किसी और वजह से सरेंडर की गई है तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगी, वो टैक्सेबल होगी। उसके बाद प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी, कि जो सैलरी है वो कहाँ अक्रू मानी जाएगी, कहाँ ड्यू मानी जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग हम जो है सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम को भी हमने डिस्कस किया था और सेक्शन 9 को भी हमने डिस्कस किया था। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 सैलरी अर्नड इन इंडिया इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इवन इफ इट इज पेड आउटसाइड इंडिया or it is paid or payable after the contract of employment in India comes to an end. Means अगर कोई सैलरी इंडिया में ड्यू हो चुकी है या फिर डीम्ड टू अक्रूराइज मींस उसको मान लिया गया है कि ड्यू हो चुकी है और उसकी पेमेंट आप आउटसाइड इंडिया करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार ड्यू हो चुकी है इंडिया में तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी, तो उस पर टैक्स देना होगा। और अगर मान लीजिए कोई अमाउंट ऐसी थी जो ऑलरेडी ड्यू हो चुकी, लेकिन उसके बाद जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया और यह अमाउंट रिसीव होती है आफ्टर एंड ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो भी ऐसे में यह जो अमाउंट है इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगी। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 अगर कोई सैलरी इंडिया में ड्यू हो जाती है और आउटसाइड इंडिया रिसीव होती है तो भी यह इंडियन इनकम है और इस पर इंडिया में ही टैक्स पे करना होगा। हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम को समझा था, अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू अराइज होती है या डीम्ड टू अक्रू अराइज होती है तो भी वो इंडियन इनकम है, और अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव होती है और डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानी जाती है तो भी वो इंडियन इनकम है, उस पर इंडिया में टैक्स देना होगा। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स पेंशन, एम्प्लॉय को क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, जनरली मंथली पेमेंट रिसीव होती है, पेड अब्रोड जो उसको आउटसाइड इंडिया पे की जाती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, किसके रिगार्डिंग, जब उन्होंने सर्विसेज रेंडर की थी इंडिया में, द सेम विल बी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। मींस कोई एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स और उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर जो है अपनी जॉब जो है परफॉर्म की, अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म की, तो यहां पर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के द्वारा जो सैलरी दी जाती थी वो इंडिया में दी जाती थी, इंडिया में ही ड्यूटीज परफॉर्म की गई बाय मिस्टर एक्स। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर एक्स जो है वो यूएसए चले जाते हैं और मिस्टर एक्स को पेंशन दी जाती है बाय मिस्टर वाई, और यह पेंशन दी जाती है जहां पर वो यूएसए में रहते हैं। तो ऐसे में कहा गया ये जो पेंशन इनकम है ये क्या मानी जाएगी, ये पेंशन इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी और ये टैक्सेबल होगी। उसके बाद लीव सैलरी पेड अब्रोड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव अर्न्ड इन इंडिया इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो एक कॉन्सेप्ट है लीव सैलरी का जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो एम्प्लॉयर के द्वारा आपको लीव अलाउ की जाती है उन लीव्स को आप अवेल ना करके उनके उन दिनों में भी, उन लीव डेज में भी अगर आप ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ अलग से पे किया जाता है, और अगर वो लीव सैलरी आपको आउटसाइड इंडिया पे की गई है तो भी वो क्या मानी जाएगी, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो एक बार अगर इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाती है तो वो क्या बन जाती है, इंडियन इनकम बन जाती है, और ऐसे में वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। For this purpose, subsection 1 clause 3 provides that salary payable by the government to a citizen of India for services outside India shall be deemed to accrue or arise in India. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी कोई सैलरी पे की जाती है और वो सैलरी इसलिए पे की गई है कि वो आउटसाइड इंडिया अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, तो भी वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। जो आपके डिप्लोमेट्स होते हैं, राजदूत होते हैं, जो इंडिया से बाहर ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं और उनको इंडियन गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तो ऐसे में वो सैलरी क्या है, इंडिया में टैक्सेबल होगी। हालांकि जो व्यक्ति आउटसाइड इंडिया सर्विसेज रेंडर कर रहा है उनको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उनको बोला जाता है फॉरेन अलाउंसेस, और वो फॉरेन अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं सेक्शन 10 क्लोज 17 के तहत। तो however by virtue of section
10 clause 7 any allowance or perquisites paid or allowed outside India by the government to a citizen of India for rendering services outside India will be fully exempt. इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब हम अपने अलाउंसेस पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉई है और वो इंप्लॉई क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है और आउटसाइड इंडिया सर्विसेज रेंडर करता है, तो ऐसे में जो सैलरी पार्ट है वो तो डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया माना जाएगा और वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर उसको कोई अलावेंस दिया जाता है, कोई परक्विजिट्स दी जाती है, कोई फैसिलिटीज दी जाती है, वो एग्जम्प्ट रहेंगी बाय विर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 क्लोज 7। सेक्शन 15 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल वर्ड्स में आपको यहां पर दिया गया है और यहां पर आपको ध्यान रखना है, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्ली। तो ड्यू या रिसिप्ट दोनों में से कोई भी एक इवेंट पहले हो जाती है, उसी इवेंट पर सैलरी टैक्सेबल हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, हमने डिस्कस किया कि जो सैलरी है वो भी टैक्सेबल है और जो एडवांस सैलरी है वो भी टैक्सेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई एम्प्लॉयर है और मिस्टर एक्स क्या है, एम्प्लॉय है। तो मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर वाई से एक लोन लेते हैं 50,000 रुपए का और कहते हैं कि ₹10,000 पर मंथ इनकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाए एवरी मंथ। तो इनकी सैलरी से 10,000 जो है पर मंथ डिडक्ट कर लिया जाएगा 5 महीनों तक, ताकि ये जो लोन है ये रीपे हो जाए। तो ऐसे में क्या यह जो लोन है यह भी टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो। अगर कोई लोन लिया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा और वो लोन रीपे किया जाता है सैलरी में से एडजस्ट करके, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसी तरह अगर कोई एडवांस लिया जाता है, एडवांस लिया जाता है अगेंस्ट सैलरी, मींस 50,000 रुपए का एडवांस लिया और जो है 5,000 रुपए पर मंथ सैलरी से एडजस्ट कराते रहे, तो ये भी जो है टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहां पर आपको याद रखना है, लोन इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरी। When an employee takes a loan from his employer which is repayable in certain specified installment, the loan amount cannot be brought to tax as salary of the employee। तो यह जो लोन है यह सैलरी इनकम नहीं माना जाएगा। और सिमिलरली एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज डिफरेंट फ्रॉम एडवांस सैलरी। जो आपकी एडवांस सैलरी होती है उसको आप पूरी की पूरी सैलरी अमाउंट को एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, जबकि एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो होता है उसमें आप एक सर्टेन अमाउंट रिसीव करते हैं और उसको आप पर मंथ जो है अपनी सैलरी में से कुछ पोर्शन जो है रिपे करते हैं, डिडक्ट कराते हैं। दिस एडवांस इज जनरली एडजस्टेड विद हिज सैलरी ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड, इट कैन नॉट बी टैक्स्ड एज सैलरी। तो एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी दोनों अलग अलग बातें हैं। एडवांस सैलरी आपकी रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होती है, जबकि एडवांस अगेंस्ट सैलरी आपको जो है सैलरी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए मैंने एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो है लिया, एडवांस अगेंस्ट सैलरी 50,000 रुपीज, जिसको मैं 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ क्या करूंगा, एडजस्ट कराता हूं। और मेरी सैलरी इनकम मान लीजिए 60,000 पर मंथ है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मंथ 60,000 रुपीज, 10,000 रुपीज एडजस्ट कराया, मुझे रिसीव हुआ कितना, 50,000। तो ध्यान रखें यहां पर जो टैक्सेबल सैलरी होगी वो 60,000 होगी, ना कि 50,000। क्योंकि ये जो 10,000 है ये आप अपना एडवांस को एडजस्ट कर रहे हैं। इट डजंट मीन्स कि आपकी जो सैलरी इनकम 50,000 रुपए मानी जाएगी, आपकी सैलरी मानी जाएगी 60,000 रुपीज पर मंथ। क्योंकि यहां पर इस 50,000 रुपए को सैलरी
नहीं माना जा रहा है। अगर इस 50,000 रुपए को सैलरी माना जाता तो यहाँ पर इस 10,000 रुपए की आपको जो है डिडक्शन मिलती और आपको 50,000 रुपए की सैलरी टैक्सेबल होती। लेकिन यहाँ पर इस 50,000 रुपए को सैलरी नहीं माना जा रहा है, इस वजह से आपकी जो सैलरी होगी वो 60,000 रुपीज पर मंथ ही टैक्सेबल होगी। यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है इनकम अंडर द हेड सैलरी आप जो है कंप्यूट करेंगे। तो बेसिकली हम देखेंगे सैलरीज में जो है काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिक सैलरी, अगर आपको कोई कमीशन मिलता है वो भी आपकी सैलरी में इंक्लूड होगा। दैट मीन्स एम्प्लॉय को कोई कमीशन मिलता है टर्नओवर अचीव होने पर, टारगेट पूरा होने पर, तो वो भी क्या है, सैलरी ही माना जाएगा। बोनस आपको मिलता है वो भी सैलरी का पार्ट रहेगा। कुछ अलाउंसेस होंगे, अलाउंसेस मीन्स एम्प्लॉय को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट दी जाती है, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो सकती है और वो पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकती है। वो हम देखेंगे कि ऑफिशियल पर्पस में कितनी छूट मिलती है और पर्सनल पर्पस के लिए अगर दी जाती है तो कितनी छूट मिलती है। तो जो आपके अलाउंसेस है वो भी सैलरी का पार्ट माने जाएंगे, उस पर भी आपको टैक्स पे करना होगा। अलाउंसेस की मैं बात करूं, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, अदर अलाउंसेस। तो बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको ये याद रखना है कि अलाउंसेस जो होते हैं वो सैलरी का ही पार्ट होते हैं और इनकम अंडर द हेड सैलरी ही टैक्सेबल होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कुछ फैसिलिटीज दी जाती है एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज को क्या फैसिलिटीज दी जा सकती है? मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए अकोमोडेशन, घर दिया है, तो ऐसे में ये जो फैसिलिटीज दी गई है ये टैक्सेबल होगी एज परक्विजिट्स। इसी तरह मान लीजिए कोई और फैसिलिटीज दी गई है, मोटर कार दी गई है, गाड़ी दी गई है, तो वो फैसिलिटीज भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो हमें इन फैसिलिटीज का क्या करना होगा, एक वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी, एक वैल्यू निकालनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। तो वो जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे उसका जितना भी टैक्सेबल पोर्शन होगा आफ्टर एग्जेम्पशन, वो यहाँ पर आपका सैलरी का पार्ट बनेगा। उसके अलावा कुछ मैंने आपको बताया था रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं जिनको सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स भी कहा जाता है। कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, ग्रेजुटी है, पेंशन है, लीव इनकैशमेंट है, प्रोविडेंट फंड है। तो ये जो है इनका टैक्सेबल पोर्शन, इनमें से कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट होगी और कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगी। जो टैक्सेबल पोर्शन होगा वो आपका सैलरी का पार्ट बनेगा। इस तरह आपकी जो टोटल ग्रोस सैलरी आ जाती है और ग्रोस सैलरी में से हम सेक्शन 16 में जो डिडक्शन दी गई है उनको लेस करते हैं। तो सेक्शन 16 में मैंने आपको बताया था 3 डिडक्शन होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। तो ये तीनों ही डिडक्शंस अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो ये आप जो है क्लेम करेंगे और उसके बाद आपकी आ जाती है इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसी तरह हम बाकी के 4 हेड्स की भी जो है इनकम कैलकुलेट करेंगे और जब आपके पास 5 हेड की इनकम आ जाती है तो वो आपकी आ जाती है ग्रोस टोटल इनकम, जिसमें से आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U लेस करते हैं और उसके बाद आपकी आ जाती है टोटल। तो सेक्शन 16 में कौन कौन सी डिडक्शन दी गई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 16 की अगर मैं बात करूं, 3 डिडक्शंस आपको बताई गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। डिडक्शंस का मतलब क्या है? डिडक्शन मींस मान लीजिए आपकी सैलरी है 7,20,000 रुपए, तो अगर सेक्शन 16 में कोई भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं और मान लीजिए वो डिडक्शन है लेट से 1,80,000 रुपए, तो आपकी सैलरी इनकम मानी जाएगी यहाँ पर 6 लाख, 5,40,000 रुपए। और आपको जो है जो टैक्स पे करना है वो 5,40,000 रुपए पर टैक्स पे करना है, ना कि 7,20,000 रुपए पर। तो डिडक्शंस का मतलब ये है कि डिडक्शन क्या करती है, डिडक्शन आपकी इनकम को कम कर देती है। तो चलिए अब यहाँ पर सेक्शन 16 में कहा गया द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शंस। इन डिडक्शंस के बाद जो है आपकी जो इनकम आएगी वो होगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो डिडक्शन क्या है? पहली डिडक्शन है ए डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज
और द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। तो सीधी 50,000 रुपए की एक डिडक्शन आपको मिलती है, जिसको हम एड होक डिडक्शन कहते हैं। मींस आपको कुछ भी नहीं करना और ये डिडक्शन क्लेम कर लेनी है। मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है 7,20,000 रुपए, तो आपको क्या करना है, सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करनी है और आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी फ्रॉम सैलरी, 6,70,000 रुपीज। तो ये जो डिडक्शन है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एड होक डिडक्शन है, कोई भी क्लेम कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, कोई भी एम्प्लॉय इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। दूसरी बात, मान लीजिए आपकी सैलरी ही आती है पूरे साल भर की 40,000 रुपए, तो कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको? डिडक्शन मिलेगी 40,000 रुपए और आपकी सैलरी इनकम मानी जाएगी निल। तो इसका मतलब 50,000 रुपए, 50,000 रुपए और सैलरी विच एवर इज लोअर की आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन। कुछ ऐसे ही डिडक्शन हमने देखी थी रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। वहां पर कहा गया था 12,500 रुपए और योर इनकम टैक्स लायबिलिटी, उन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम जो फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, तो यहाँ पर आप देखें लेस की गई है डिडक्शन ₹50,000 और सैलरी विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर अगर आपकी सैलरी इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपए की, और अगर सैलरी इनकम 50,000 रुपए से कम है तो जितनी आपकी सैलरी इनकम होगी उतनी आपको डिडक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब जितनी आपकी सैलरी है उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपए तक की आप क्लेम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो जनरली क्या होता है, जनरली एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट दी जाती है, वो अमाउंट दी जाती है एज एन इंटरटेनमेंट अलाउंस। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट करता है ताकि वो उस बिजनेस के अंदर कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। हो सकता है किसी कस्टमर के लिए जो है कुछ चाय कॉफी वगैरह या कुछ और जो है वो प्रोवाइड करना पड़े, तो इसके लिए अगर वो कुछ इंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पर कुछ प्रोवाइड करता है तो ऐसे में वह डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन डिडक्शन किस तरह की? अगर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो इसका मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं और आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, वो फुल्ली टैक्सेबल है। ए डिडक्शन in respect of any allowance in the nature of an entertainment allowance specifically granted by an employer to the SSC who is in receipt of a salary from the government। तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस जो है रिसीव हो रहा है तो ऐसे में वो डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकता है। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। A sum equal to 1/5 of his salary, कितनी छूट मिलेगी? 20% ऑफ सैलरी या फिर 1/5 ऑफ सैलरी। दूसरा, और 5,000 रुपीज विच एवरेज लेस, और 5,000 रुपए विच एवरेज लेस, जो भी कम होगा वो आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। तो यहां पर सिंपली 3 आपको यहाँ पर अमाउंट्स दी गई हैं। दैट मीन्स एक तो आपको जितना इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पर रखेंगे 10,000 रुपीज, और 20% ऑफ सैलरी, मान लीजिए सैलरी है 4 लाख रुपीज, सॉरी 40,000, और उसका 20% हो गया 8,000, और तीसरी जो है 5,000। इन तीनों में से जो भी कम होगा दैट मीन्स ₹5,000 की जो है आपको डिडक्शन मिलेगी। तो ये जो डिडक्शन मिलेगी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगी। अगर उनकी सैलरी में कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस है तो वो फुल्ली टैक्सेबल। तो इसीलिए जब आप देखेंगे
जब हमने कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी प्रिपेयर की उसमें इंटरटेनमेंट अलावेंस को सैलरी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब इंटरटेनमेंट अलावेंस टैक्सेबल तो होगा, लेकिन इसकी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 16, और किसको? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगी, वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। Sometimes the employer may pay some amount to the employee to entertain the customers of the employer, and it is called entertainment allowance, and entire amount shall be added to the gross salary of the employee. However, deduction shall be allowed in case of government employee. जनरली होता क्या है, जो एम्प्लॉइज को यह एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है, यह कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए नहीं दिया जाता, यह एम्प्लॉय को ही एंटरटेन करने के लिए दिया जाता है। तो इसीलिए इसको जो है एम्प्लॉइज के हैंड में टैक्सेबल किया गया है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में इसके लिए कुछ डिडक्शन दी गई है। तो मान लीजिए आपको जो है 10,000 पर मंथ का जो है इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव होता है, तो उसमें से 40,000 रुपीज पर मंथ आपकी जो है सैलरी है, तो उसका 20% 8,000 रुपीज आ जाता है। तो यहाँ पर 8,000 और 5,000 जो है यहाँ पर अमाउंट दी गई है। तो इस तरह यहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी होगी, वो टैक्सेबिलिटी होगी जो भी आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ है उसमें से आप जो है जो भी लोअर आएगा उसको लेस करेंगे, और बाकी का जो है आप टैक्सेबल करेंगे। नेक्स्ट जो डिडक्शन है वो है प्रोफेशनल टैक्स। तो बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉई है उसको प्रोफेशनल टैक्स पे करना होता है। कुछ स्टेट्स में ऐसा है, कुछ स्टेट्स में ऐसा नहीं है। तो जिन भी स्टेट्स में ऐसा है जहां पर प्रोफेशनल टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय के द्वारा पे किया जाएगा वो जो है डिडक्शन के तौर पर क्लेम किया जा सकता है। ये जो डिडक्शन है ये पेमेंट बेसिस पर ही क्लेम की जा सकती है। दैट मींस अगर प्रोफेशनल टैक्स ड्यू हो गया था लेकिन एसएससी के द्वारा पेमेंट नहीं की गई, तो ऐसे में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जब एसएससी प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट करेगा तो ही उसको डिडक्शन मिलेगी। ए डिडक्शन ऑफ एनी सम पेड बाय द एसएससी ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट within the meaning of clause 2 of article 276 of the constitution leviable by or under any law। तो जो है अगर एम्प्लॉय के केस में प्रोफेशनल टैक्स लेविएबल है, तो ऐसे में जो है वो प्रोफेशनल टैक्स की जो पेमेंट करेगा उसको एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एज पर आर्टिकल 276 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट इज empowered to levy a tax on profession, business or employment, and such tax shall be called professional tax or employment tax. If the person who has business or profession, such tax can be debited to profit and loss account। तो मान लीजिए अगर एम्प्लॉयर पर ये टैक्स लगाया गया है तो वो उसको पेमेंट करेगा और एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर उसको क्लेम करेगा ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। एंड इफ द एसएससी इज द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय पर ये लगाया गया, ही विल बी अलाउड टू क्लेम डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस सैलरी, तो उसको ग्रोस सैलरी में डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 16 क्लॉज 3 के तहत। टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड सैलरी इफ द अमाउंट हैज बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय पर प्रोफेशनल टैक्स लगाया गया लेकिन एम्प्लॉयर ने इसकी पेमेंट की, तो ऐसे में पहले तो इसको सैलरी हेड में ऐड किया जाएगा। यहां पर आप देखेंगे प्रोफेशनल टैक्स इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, इसको हमने ऐड किया है एज ए परक्विजिट, क्योंकि यह एक फैसिलिटी है, एक परक्विजिट है जो एम्प्लॉयर के द्वारा पे की गई है प्रोफेशनल टैक्स के नाम से। तो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर जो है वो क्या होगा, पहले सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स की वो क्या करेगा, डिडक्शन क्लेम करेगा। तो इसलिए यहां पर if the amount has been paid by the employer on behalf of the employee, it will be first included in gross salary and subsequently deduction is allowed। और अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर के द्वारा पेमेंट नहीं की गई है, एम्प्लॉय के द्वारा ही पेमेंट की गई है, तो आप उसको ऐड नहीं करेंगे इनकम के अंदर, सिर्फ लेस करेंगे एज ए डिडक्शन। इफ द अमाउंट इज ड्यू बट नॉट पेड, डिडक्शन इज नॉट अलाउड। तो ध्यान रखें, अगर अमाउंट जो है वो ड्यू हो गई है प्रोफेशनल टैक्स की
लेकिन पेमेंट नहीं की गई है तो ऐसे में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर सैलरी रिसीव हुई है 8 लाख रुपीस की और 15,000 रुपीस का प्रोफेशनल टैक्स था जो पे किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, तो ऐसे में आप 15,000 रुपए को लेस करेंगे। और अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो 15,000 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स था वो ड्यू हो गया बट पे नहीं हुआ, तो ऐसे में ये 15,000 आप लेस नहीं करेंगे, आपकी जो है सैलरी पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी।